बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 318 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने जीप को धक्का लगाना शुरू किया तो एक एहसास ने बुरी तरह मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये सच है, निसान पेट्रोल जैसी भारी जीप को धकेलना किसी एक शख्स के बस की बात नहीं थी और मैं इस काम के लिए जी की मदद ले रहा था। लेकिन मैंने जिस अजीब शय का जिक्र किया वो ये था कि मेरे साथ कोई और शख्स भी इस जीप को धकेल रहा है। इस एहसास ने मेरे रगों पे मैं सनसनी दौड़ा दी। मैंने बदसूर जीप को पुश करते हुए सर को झटका, लेकिन इस एहसास से निजात ना मिली। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यह एहसास मेरे लिए एक नया तजर्बा था। मैंने अपने काम में मसरूफ रहते हुए पेश गिर्द का जायजा लिया और चारों तरफ खामोशी और सन्नाटे का राज था। रात के दोपहर शाह जमाल रोड सुनसान पड़ी थी और दूर दूर तक किसी जानदार के आसार नजर नहीं आ रहे थे। उसके बावजूद भी मैं अपने एहसास से छुटकारा नहीं पा सका। जब मैं अपनी कैफियत की कोई वजाहत ना कर सका तो मैंने एक तजर्बा करना चाहा। मैंने जीप को पुश देने से हाथ रोक लिया और साथ साथ दौड़ता रहा। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि जीप को बदस्तूर पुश मिल रहा था। अगर वो मेरे पुश की बाकियात होती तो थोड़ी देर बाद पहियों की गर्दश रुक जाती, मगर मैं देख रहा था कि जीप की रफ्तार में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई थी। गोया उसे मुसलसल धकेला जा रहा था। ऐसा कौन शख्स था जो मुझे नजर नहीं आ रहा था लेकिन जीप को पुश दे रहा था? पहले मैं उसे अपने एहसास का धोखा समझा कि कोई मेरे साथ मौजूद है, मगर इस अमली तजर्बे ने साबित कर दिया कि मेरे इस एहसास को धोखा नहीं कहा जा सकता। कोई पुरस्कार कुव्वत मेरे आसपास मौजूद थी जो जीप को धकेलकर फाजलिया कॉलोनी वाली कोठी के गेट की समत बढ़ा रही थी। पुरस्कार कुव्वत के ख्याल ने मुझे ला मोहल्ला ची की जानिब मुतवज्जो कर लिया। इसमें किसी शक्को शुबे की गुंजाइश नहीं कि मैंने जीप को धकेलने के लिए ची की कुव्वत से मदद ली थी। मेरा पुश हटा देने के बाद अगर जीप की रफ्तार में कमी आई तो इसका एक ही मतलब था, मैं ची की लामहदूदियत के तजर्बे से गुजर रहा था। इन दिनों नहायत ही पाबंदी के साथ मैं ची की एडवांस मशकें कर रहा था। यह मुमकिन था मेरे अंदर बेदार ची की कुव्वत की कोई अरफे वो आला शक्ल तक मेरी रसाई हासिल हो गई हो। पुरस्कार कुव्वतों का कोई आखिर नहीं होता, उनकी हदूद का तयन करना नामुमकिनात में से है। कोई भी आमिल इनका मुंतही नहीं हो सकता, ये लामहदूद होती हैं। ची भी एक पुरस्कार और हैरत अंगेज कुव्वत है। शाओलिन टेम्पल में तरबियत के दौरान में मैंने इस कुव्वत के ऐसे ऐसे कमालात देखे थे कि आंख खैरा और जहन दंग होकर रह गया। मेरा दादा उस्ताद मास्टर हैंग भाई इस कुव्वत का माहिर था। मैंने उसकी शागिर्दी में रहते हुए अजीब अजीब नज़ारे देखे जिनका तसव्वुर भी महाल है। मास्टर हैंग भाई ही ने मुझे ची की एडवांस मशकों के बारे में बताया था। ची को चाइना वाले अपने तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से QI लिखते हैं और इसका पूरा नाम ची गोंग है। तिब्बत के बाद लामा इस कुव्वत को शी का लफ्ज़ देते हैं। ये हर हाल में ये वही कुव्वत है जो पेट के ज़ेरी हिस्से में पिछली जानिब नाव के मुकाम पर ख्वाबीदा हालत में मौजूद है। नाव के मुकाम से अगर पेट के पिछले हिस्से की तरफ सफर किया जाए तो रीढ़ की हड्डी के नजदीक इस हैरत अंगेज कुव्वत का मस्कन वाक़या है। जो लोग मखसूस मशकों के जरिए इस ख्वाबीदा कुव्वत को बेदार कर लेते हैं वो इसकी मदद से बड़े बड़े कमाल दिखा सकते हैं। चीनी रूहानियत की ये कुव्वत हिंदू योग में कुंडलिनी शक्ति के नाम से मौजूद है। मुस्लिम सूफिया इसी कुव्वत को तसर्रुफ का नाम देते हैं। कान कहीं से भी पकड़ा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी मतलूबा कोठी तक पहुंच गए और इसी दौरान में मैं जिस हैरत अंगेज तजर्बे से गुजरा था और गुजर रहा था उसने मुझे बहुत दूर तक सोचने पर मजबूर कर दिया था। मेरी सोच में हैरत और उलझन का तनासब यकसा था। अगर मैं जीप को बगैर धकेले कोठी तक पहुंचने वाले मामले को ची के खाते में डाल देता तो फिर इस एहसास को क्या नाम देता जो अब तक मौजूद था। मैं वाज़ेह तौर पर महसूस कर रहा था कि कोई मेरे आस पास मौजूद है। मौजूद तो है मगर मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे नजर नहीं आ रहा तो इसका ये मतलब था कि किसी और को भी नजर नहीं आ रहा था। आखिर वो कौन था? कौन था वो? ये सवाल बड़ी शिद्दत से मेरी दिमाग पर हथौड़े बरसा रहा था। शायद मैं इस सवाल का जवाब ढूंढते बहुत दूर तक ख्याली सफर तय कर लेता कि सद्दफ की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो पूछ रही थी, वजदान क्या सारी रात यहीं खड़े रहोगे या कोठी के अंदर भी जाना है? मैंने अपने सर को एक जोरदार झटका दिया और सद्दफ की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो जीप से बाहर निकल आई और हैरान नजर से मुझे देख रही थी। मैंने आगे बढ़कर जल्दी से कोठी का गेट खोला। गुलबर्ग वाली कोठी से रवाना होते वक्त मैं फाजलिया कॉलोनी वाली कोठी की चाबियां साथ ले आया था। मैंने सद्दफ को मुखातिब करते हुए कहा, तुम इंजन की मदद के बगैर थोड़ी सी ड्राइविंग और करना होगी। तुम जीप में बैठो, मैं पूछ देता हूँ। गाड़ी को कोठी के अंदर ले जाना जरूरी है। वो अपनी जगह खड़ी यकटक मुझे देखती रही। उसकी निगाह बता रही थी वो मुझे नहीं किसी अजूबे को देख रही हो। मैंने तेज लहजे में कहा, तुम जीप के अंदर क्यों नहीं बैठ रही? वो शख्स नजर से मुझे तकते हुए सरसराती आवाज में बोली, फिर गाड़ी में बैठकर क्या करूंगी? तुम जिस कुव्वत से जीप को धकेल कर यहाँ तक लाए हो उसी के जरिए इसे कोठी के अंदर भी पहुंचा दो। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने चोर लहजे में कहा। वजदान वो चटानी लहजे में बोली, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी तुम इस दर्जा पर इसरार होगे। अब सोच लो और इस सोच में वक्त जाया करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा, हमें फौरन कोठी के अंदर पहुंचना है। उसने मजीद कोई बात नहीं की और निसान की ड्राइविंग सीट पर जा बैठी। मैंने जीप को पुश दिया और हम कोठी के अंदर पहुंच गए। जिस दौरान में मैंने गेट को अंदर से बंद किया सद्दफ जीप से बाहर आ चुकी थी। इससे पहले कि हम अपनी कार्रवाई का आगाज करते सद्दफ ने नहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, फैजान फिलहाल मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी।
हम जरूरी काम निपटा लें तो फिर तुम्हें मेरे बहुत से सवालों के जवाब देना होंगे। उसकी आवाज में तजस्सुस का समंदर मौजूद था। मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि वो मुझसे किस किस्म के सवालात पूछेगी। अभी तक मेरे लिए बहुत से मामलात जवाब तलब थे, मैं उसे क्या बताता। बहरहाल कोठी के अंदर पहुंच जाने के बाद मैं मुतमईन हो गया था कि अब किसी बैरूनी मुदाखलत का अंदेशा नहीं रहा। इसी दौरान में सद्दफ बड़ी खोजने वाली नजर से मुझे तकती रही। मैंने उसे टालने के लिए कह दिया, ठीक है, बाद की बात बाद में देखी जाएगी, फिलहाल ये काम ज्यादा जरूरी है। उससे पूछा, तुमने इन तीनों को कहां और किस तरह ठिकाने लगाने के बारे में सोचा है? इन्हें कोठी के अंदर एक हालनुमा कमरे में ले जाना होगा, मैंने जवाब दिया। फिर थोड़ा तवक्कुफ करने के बाद कहा, जीप तो हालनुमा कमरे में नहीं जा सकेगी, तुम मेरी मदद करो तो हम इन्हें घसीट कर वहां पहुंचा सकते हैं। वो चुपते हुए लहजे में बोली, वजदान, अगर तुम चाहो तो ये जीप कहीं भी जा सकती है, बल्कि तुम्हारी उंगली के इशारे पर तो ये तीनों हवा में तैरते हुए भी हालनुमा कमरे में पहुंच सकती हैं। सद्दफ की बातों से जाहिर होता था उसने ड्राइविंग के दौरान में बैक व्यू मिरर में सारा तमाशा देख लिया था। मैं जीप से ला ताल्लुक उसके पीछे पीछे दौड़ा चला आया था। इस मंजर ने उसे जितना भी हैरान किया हो कम है। वो लम्हात किसी बात की वजाहत के लिए मुनासिब नहीं थे जब तक मैं जीप में मौजूद 3 अफराद को उनके साथियों के पास ना पहुंचा देता। मुझे कोई इत्मीनान हासिल नहीं हो सकता था। मैंने सद्दफ की बात पर तवज्जो दिए बगैर कहा, तुम हालनुमा कमरे तक जाने के लिए रास्ता क्लियर करो जब तक मैं इन्हें जीप से बाहर निकालता हूँ। तुम्हें सिर्फ 2 कमरों के दरवाजे खोलना होंगे। मौजू से पहलू तय तुम्हें मजीद पुरस्कार बना रही है, वो सनसनाती आवाज में बोली। मैंने थोड़ी देर पहले अपनी आंखों से जो कुछ देखा है अगर किसी की जबानी सुना होता तो हरगिज यकीन ना करती। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने इजाफा करते हुए कहा, वहीदान, अगर तुमने इस वाक़े की वजह ना की तो मेरा दिमाग फट जाएगा। फिर वो पलट कर कोठी के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गई। मैंने उन तीनों को यके बाद दीगरे खींच कर निशान से बाहर ढेर कर दिया। इमरान और जमशेद तो किसी किस्म की मुदाखलत या मुदाहमत के काबिल नहीं थे। अलबत्ता जलाल ने नाइफ सी आवाज में मुझसे पूछा, तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो? कमाल है, तुम्हें इतना भी मालूम नहीं कि हमने तुम लोगों के लिए इतनी मुसीबत क्यों उठाई है? मैंने कहा। वो सरासीमा लहजे में बोला, वाकई मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तुम बाहर हाई रूफ में थे, शायद इसलिए तुम्हें पता नहीं है, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। फिर जमशेद की तरफ इशारा करते हुए इजाफा किया, इस शख्स ने मुझे बताया था कि तुम कादर बख्श और फैज अहमद की तलाश में हम तक पहुंचे थे। मैं तुम्हें तुम्हारे बिछड़े हुए साथियों से मिलाने लाया हूँ। क्या फैज और कादर इस कोठी में है? वो बेयकीनी से बोला। मैंने इस बात में सारी लाने पर इक्तफा किया, मगर हैरत ने उसकी जबान में लुकनत पैदा कर दी। हम तो इस कोठी की तलाशी लेने के बाद उतर गए थे, फैज और कादर बख्श इस कोठी में नहीं थे। मैंने तो मस्कराना अंदाज में कहा, पहले तुम बगैर इजाजत इस कोठी में दाखिल हुए थे, जैसे कोई शख्स छुपते छुपाते सरहद पार करके किसी दूसरे मुल्क में दाखिल होता है, इसलिए तुम्हें वो यहाँ नहीं मिले। लेकिन अब तुम हमारी मर्जी से यहाँ पहुंचे हो, और वो भी मिलन एक्सप्रेस में बैठकर, इसलिए तुम्हारे बिछड़े हुए साथियों से मिलन जरूर होगा। मिलन एक्सप्रेस? उसके लहजे से शदीद नोयत की हैरत टपकती थी। मैंने खामोश निशान पेट्रोल की जानिब इशारा करते हुए कहा, वो रही मिलन एक्सप्रेस। अफसोस कि ये रास्ते में जवाब दे गई और हमें धकेलते ठेलते इसे यहाँ पहुंचाना पड़ा। गाड़ी मुसाफिरों की मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदार होती है, लेकिन कभी कभार ये फरीजा मुसाफिरों को अंजाम देना पड़ता है। होता है भाई, समझौता करना पड़ता है। उसी वक्त सद्दफ मेरे पास पहुंच गई। फिर हम दोनों नहायत ही अहम काम में मसरूफ हो गए। इस रात के पहले हिस्से में जरगल ने भी मुझसे इसी किस्म का ताउन किया था जैसा अब सद्दफ कर रही थी। मैंने जरगल की मदद से हालनुमा कमरे से फैज अहमद को घसीट कर खुफिया तय खाने में पहुंचाया था और अब सद्दफ की मदद हासिल कर रहा था। हमने पहले जलाल पर काम किया, उसके बाद बाकी दोनों अफराद को हालनुमा कमरे में पहुंचा दिया। इस मुशक्कत के नतीजे में सद्दफ वादे तौर पर हाँपने लगी। मैंने उससे कहा, तुम थोड़ी देर बैठकर अपनी सांसें हमवार कर लो, बाकी काम बाद में करेंगे। मैं ठीक हूँ, वो गहरी सांसें लेते हुए बोली। बताओ अब इन तीनों का क्या करना है? तुम्हारे लहजे से अंदाजा होता है इन्हें इस कमरे तक पहुंचाना काफी नहीं है। तुमने बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा लगाया है। मैंने दानिस्ता उसे बातों में लगाकर थोड़ा रेस्ट देना चाहता था। इनके साथ अभी मजीद कुछ करना है। तुम जाकर जीप में से रस्सी का गुच्छा निकाल लाओ। पाशा की कोठी से रवाना होते वक्त मैंने नायलून की मजबूत डोरी का एक गुच्छा भी साथ ले लिया था। थोड़ी देर बाद सद्दफ डोरी लेकर आ गई। अब उसकी सांस बड़ी हद तक हमवार हो चुकी थी। इसी दौरान में मैंने मखसूस तकनीक को इस्तेमाल करके तय खाने का रास्ता वाह किया। सद्दफ पर जब तय खाने का राज खुला तो उसकी हैरत दो चंद हो गई। मैं जब डोरी लेने बाहर गई तो इस हाल की चारों दीवारों को देख कर गई थी। उसने तय खाने के रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन ये मैं इसके नामुकम्मल जुमले को समझ गया और कहा, इस सिर्फ एक खुफिया तय खाना है। इन तीनों के बिछड़े हुए साथी वहाँ आराम फरमा रहे हैं, इन्हें भी वहीं पहुंचाना होगा। तुम्हें एक मरतबा फिर मेरी मदद करना होगी। तुम्हारे एक दफा कहने पर मैं 1000 बार तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, वो ठोस लहजे में बोली। फिर हाई नेक की आस्तीन चढ़ाते हुए मेरी जानी बढ़ी। सद्दफ का ये अंदाज खासा मुतासर कुन था। हम एक मरतबा फिर बेहोश अफराद को घसीटने लगे। अलबत्ता जलाल के लिए खांकने का लफ्ज़ ज्यादा मुनासिब होगा। कुछ देर बाद हम तय खाने के अंदर मौजूद थे। तय खाने के अंदरूनी मनाजर ने सद्दफ को चौंकने पर मजबूर कर दिया। खासतौर पर साबिक सिक्योरिटी गार्ड खादिम हुसैन को देखकर सद्दफ काफी देर तक नफी में गर्दन झटकती रही। फिर बोली, ये सब क्या है वहीदान? रफ्ता रफ्ता तुम्हारी समझ में आ जाएगा, जहन पर ज्यादा जोर ना दो। मैंने कहा,
वो बोली, ये तुम्हारा कारनामा है? ऐसा ही समझ लो, मैंने मुबहम अंदाज में कहा। बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले जरूरी काम निपटा लें। गेंडानुमा कादर बख्श सद्दफ को मेरे साथ देखकर सख्त हैरत ज़दा था। इससे पहले जरगल की मौजूदगी ने उसे उलझा रखा था। इमरान, जमशेद और जलाल को बेकसी की हालत में देखकर कादर बख्श खामोश ना रह सका। उसने तलख लहजे में कहा, वजदान, मैं एक मरतबा फिर यही कहूंगा, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा करता हूँ। मैंने सफाकी से कहा, अब तुम खुद अंदाजा लगा लो कि मैं किसके साथ क्या कर रहा हूँ। वो नफरत अमेज लहजे में बोला, तुम अपने अंजाम से बेखबर तारीख कुएं की जानिब बढ़ रहे हो। मैंने कहा, तुम सिर्फ अपने अंजाम पर नजर रखो कादर, मैं अपने कहे सुने और किए का खुद जिम्मेदार हूँ। तुम्हें एक दिन बुरी तरह पछताना पड़ेगा। वो धमकी देने वाले अंदाज में बोला। वो दिन कभी नहीं आएगा, मैंने सख्त लहजे में कहा। वो अपने ताज़ा तरीन मेहमान साथियों की तरफ देखते हुए बोला, तुम इन्हें कहाँ से पकड़ लाए हो? ये लोग तुम्हारी तलाश में भटक रहे थे। मैंने कहा, मैंने इन्हें सीधा रास्ता दिखा दिया है। वो बेबसी और गुस्से की शिद्दत से कपकपाने लगा। तुम मंशा और चौधरी दिलदार के मैंने उसके मुंह पर उल्टे हाथ के एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करके उसका जुमला नामुकम्मल छुड़ा दिया और गजबनाक अंदाज में कहा, किसी जायज वक्त की नाजायज औलाद, तुम पहले भी मुझे मंशा और चौधरी दिलदार के नाम से धमका चुके हो, लेकिन याद रखो, तुम्हारे वो दादा परदादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे अगले दोनों टारगेट यही अफराद हैं। अगर इन्होंने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो वो भी तुम्हें यही नजर आएंगे, इसी तय खाने में, इसी संगीन ठंडे फर्श पर। फिर आका और गुलाम एक ही फर्श पर बिछ जाएंगे, ना कोई खादम रहेगा और ना ही कोई मखदूम। मेरे लहजे में इस कदर सख्ती और कतियत थी कि कादर बख्श को चुप लग गई। ताहम वो सहमी हुई मुआंदाना नजर से मुझे देखता रहा। मेरे तहखाने में दाखिल होते ही सबसे पहले उस कमरे के वाहिद रोशनदान का जायजा लिया और यह देखकर मुझे इत्मीनान हुआ कि रोशनदान के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि कादर बख्श कोई नहायत ही शरीफुल नफ्स और फरमा बरदार शख्स था। दरअसल जरगल के साथ इस तहखाने से रुखसत होते वक्त मैंने उसकी बहुत तसल्ली कर ली कि रोशनदान पर तबे आजमाई का सामान वहां मौजूद ना हो। अगर गेंडा ताकत आजमाई पर अड़ जाता तो ज्यादा से ज्यादा रोशनदान की आहनी ग्रिल ही को उखाड़ सकता था। उसके बाद भी उन्हें वहां से फरार होने में कामयाबी हासिल ना होती, क्योंकि इस रोशनदान में से किसी इंसान का गुजर मुमकिन नहीं था। वो महज 6 इंच चौड़ा और 3 फुट लंबा एक शगाफ था जो रोशनी और हवा की आमदोशिद के लिए छोड़ा गया था। गेंडानुमा कादर बख्श का साथी फैद अहमद हनूद बेहोश मगर जिंदा था। उसके 2 बेहोश साथी मजीद वहां पहुंचा दिए गए। जलाल को होशो हवास में रहना भी किसी लंगड़ी मदद से ज्यादा अहमियत नहीं रखता था। आइंदा 15-20 मिनट में मैंने सद्दफ के साथ मिलकर उन पांचों की हाथ पांव नायलॉन की मजबूत डोरी से कसकर बांध दिए। वो इस तरह बेदस्तो पाव हो गए कि सिर्फ इमदाद तलब नजरों ही से एक दूसरे को देख सकते थे, किसी के काम आ सकते थे और ना ही किसी को अपने काम में ला सकते थे। मैंने कादर बख्श से मुखातिब होते हुए कहा, मुझे उम्मीद है तुम अब भी उसी शराफत का सबूत दोगे जिसका मुजाहरा तुम पहले कर चुकी हो। अगर जिंदा सलामत रहना चाहते हो तो सुबह होने का इंतजार करो। कल फरीद पाशा यहाँ कर तुम्हारी किस्मत का फैसला करेगा, और अगर कल का सूरज निकलने का इंतजार नहीं कर सकती हो तो फिर किस्मत आजमा कर देख लो। उसके बाद जलाल की तरफ मैं मुतवज्जो हो गया। तुम्हें इसलिए होशो आवाज में छोड़े जा रहे हो कि कादर बख्श को समझा सको। अगर ये किसी नादानी का इरादा करे तो इसे टोक देना। तुम तीनों मिलन एक्सप्रेस में बैठकर यहाँ पहुंचे हो। अपने हालात से तुम्हें समझौता करना होगा, वरना मिलन एक्सप्रेस अब्दी जुदाई की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। वो बेइख्तियार इस बात में सर हिलाने लगा। उसकी इन जुनबशों में बेपनाह खौफ और दहशत समट आई थी। मैंने तहखाने में मौजूद हर शय पर एक तायराना निगाह डाली और सद्दफ के साथ बाहर आ गया। वापसी पर मैंने इसी मखसूस तकनीक से दरवाजा बंद किया और हम खालनुमा कमरे में पहुंच गए। सद्दफ की हालत बहुत अजीब थी। वो फट पड़ने को थी। अगर उसको ना सुनता तो ना जाने उस पर क्या क़यामत गुजर जाती। कैसा लग रहा है सद्दफ? मैंने उसे मुखातिब करते हुए मोतदिल लहजे में पूछा। वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोली, खुदा की पनाह, ये सब बहुत सनसनीखेज है। तुम्हें ऐसी सनसनी की तलाश थी? वो कुछ नहीं बोली और तशवीश भरी नजर से मुझे तकने लगी। क्या हुआ सद्दफ, तुम खामोश क्यों हो? फैजान, वो सरसराती आवाज में बोली, तुम्हें लाहौर में कदम रखे अभी चंद रोज हुए हैं और तुमने इतनी ज्यादा दुश्मनी बढ़ा ली। मैंने वजाहत करते हुए कहा, ये मेरे और पाशा के मजमूई दुश्मन है। अब तुम्हारे पाशा अंकल तो यहाँ है नहीं, उनकी शिफ्ट में भी मुझे ही चलना पड़ रहा है। इस वक्त मैं डबल ड्यूटी पर हूँ। वैसी नजर से मुझे देखने लगी जैसे मैं कोई मफहूम या मानी पहना ना सका। उसकी निगाह में हैरत भी थी, दिलचस्पी भी, फख्र भी और सताइश भी, मोहब्बत भी और फरमाइश भी। मैंने उसकी हजार मानी निगाह से नजर चुराते हुए कहा, सद्दफ, तुम्हें तो इन हालात में बहुत मजा आ रहा होगा। तुम बकौल खुद खासी मुहिम जो वाकई हुई हो। उसने ठहरे हुए अंदाज में मौजू बदल दिया। अगर इस कोठी की मुहिम जोई निमट चुकी हो तो हमें फौरन यहाँ से रुखसत हो जाना चाहिए। इधर पाशा अंकल की दूसरी कोठी पर भी हमारी अशद जरूरत है। वहाँ के हालात को यकीनी नहीं कहा जा सकता। मैं तुम्हारी बात से इत्तफाक करता हूँ, मैंने कहा, लेकिन फौरी तौर पर रवाना होना हमारे लिए मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं? उसने हैरत भरी नजर से मुझे देखा। मैंने कहा, तुम शायद भूल गई हो कि हम जिस जीप के जरिए यहाँ पहुंचे थे वो हैंड तक पहुंच चुकी है। अब ये तो हो नहीं सकता कि फाजलिया कॉलोनी से गुलबर्ग 3 तक गाड़ी को धक्का लगाऊं। धक्का लगाने के जिक्र पर उसने हैरत ज़दा नजर से मुझे देखा, फिर तशवीशनाक अंदाज में बोली, फिर हम वापस कैसे जाएंगे?
एक लम्हे को रुककर उसने इजाफा किया, अगर कहो तो मैं अपने मामू को फोन कर देती हूँ। फोन के जिक्र पर मैं चौंक उठा और मुझे याद आ गया, जब आज शाम के वक्त मैं इस कोठी में बरसरे पैकार था तो किसी हिस्से में फोन की घंटी बजी थी। अज़ां बाद अल्लाह दिता ने मुझे बताया कि फरीद पाशा ने फोन के जरिए मुझसे राब्ता करने की कोशिश की थी। इस कोठी में फोन की मौजूदगी हमारे लिए बायस इत्मीनान थी। मैंने सदफ से कहा, इन मामलात में तुम्हारे मामू को इन्वॉल्व करना मुनासिब नहीं होगा, वो वैसे भी पुलिस वाले हैं। एक बात के 100 मतलब और एक मतलब का 1000 मफहूम निकालेंगे। मैं अल्लाह दिता से राब्ता करता हूँ, क्या इस वैरान कोठी में फोन मौजूद है तो लेकिन तलाश करना पड़ेगा, आओ मेरे साथ। मैंने कहा। सदफ मेरे हम कदम हो गई। थोड़ी सी देर बाद हम एक ऐसे ड्राइंग रूम नुमा कमरे में पहुंचे जहां फोन सेट मौजूद था। मैंने फरीद पाशा की कोठी का नंबर डायल किया। दूसरी घंटी पर फोन अल्लाह दिता ने रिसीव कर लिया। मैंने मुख्तसर अल्फाज में उससे वहां की खैरो आफियत दरियाफ्त की। जवाबन उसने कहा, साहब जी यहाँ तो सब ठीक है, आप अपने बारे में बताएं, हमारे साथ एक मसला हो गया है। मैंने कहा, हमें फौरी तौर पर एक गाड़ी की जरूरत है ताकि हम यहाँ से निकल कर तुम्हारे पास पहुंच सकें। जीप में कुछ ऐसी खराबी पैदा हो गई है कि वो हमारा कहना मानने से इनकारी है। आप जिस मिशन पर गए थे उसका क्या रहा? मिशन कामयाब रहा। मैंने कहा। अल्लाह दिता ने कहा, वहीदान साहब इस वक्त गैराज में टोयोटा कोरोला हाई रूफ खड़ी है, आपके लिए कौन सी गाड़ी मुनासिब रहेगी? मैंने कहा, दुश्मनों से छीनी हुई हाई रूफ को फिलहाल बाहर निकालना ठीक नहीं होगा, इसलिए टोयोटा चलेगी। क्या तुम खुद गाड़ी लेकर आओगे? जो आपका हुक्म, वो फर्मा बरदारी से बोला। वैसे तहसीन ने भी पाशा साहब की वो कोठी देखी हुई है, तहसीन को डिस्टर्ब ना ही करो तो बेहतर है। मैंने कहा, वो बेचारा इसी कोठी में आराम व आसाइश के लम्हात गुजारने आया था। यहाँ पर क्याम की पहली रात उस पर भारी पड़ गई है। थोड़ा वक्फा देकर मैंने पूछा, वो अपनी बीवी के पास ही है ना? नहीं जनाब, वो इस वक्त मेरे पास बैठा है, अल्लाह दिता ने बताया। मैंने जरगल को आराम करने के लिए नाहिद के पास भेज दिया है। तहसीन का कहना है जब तक आप खैरियत से वापस नहीं आ जाते वो भी मेरे साथ जागता रहेगा। ठीक है, फिर तुम दोनों आपस में सुलह करके फैसला कर लो। मैंने कहा, जिसे भी हमारी तरफ आना है फौरन निकल पड़े, मैं यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। राब्ता खत्म हुआ तो सदफ ने इस्तफसार किया, फैदान मेरे ख्याल है 15 मिनट में उनमें से कोई यहाँ पहुँच जाएगा। रात की दोपहर तमाम सड़कें खाली होंगी, क्या हम यहीं बैठकर इंतजार करें या गेट पर चलें? मैंने कहा, मेरे ख्याल में हम निशान में जाकर बैठते हैं, वो फिलहाल सफर के काबिल नहीं रही तो क्या हुआ, एक बेहतरीन निशस्त गाह वो अब भी है। सदफ ने मेरी बात से इत्तफाक की और हम मुख्तलिफ कमरों के दरवाजे बंद करने के बाद कोठी के खुले हिस्से में आ गए। गेट के नजदीक ही वो जीप खड़ी थी जहां हमें बैठकर सवारी का इंतजार करना था। रात ठंड और सन्नाटे में डूबी हुई थी। आसमान पर आखिरी तारीखों का चांद अपनी मखसूस आबोताब दिखा रहा था। मैंने निगाह उठाकर आसमान की तरफ देखा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो चांद मुझे देख रहा हो। ये चांद भी अल्लाह ने खूब तख्लीक किया है, जो भी इसकी तरफ देखता है ये उसी को देखने लगता है। ये एक ऐसा महबूब है जो किसी से जेलस नहीं होता और ना ही किसी को हसद में मुब्तला करता है। बाज़ लोगों को तो चांद में अपने महबूब का चेहरा भी नजर आता है। मगरब में तो बाकायदगी के साथ इस निस्बत से एक मखसूस त्यौहार भी मनाया जाता है जिसे रोज़े महबूब कहा जाता है। हर साल 14 फरवरी को मनाए जाने वाले इस दिन लोग अपने महबूब का इंतखाब करते हैं और इस महबूब हस्ती के साथ वो दिन गुजारते हैं। मैं गैर इरादी तौर पर चांद और महबूब के बारे में सोच रहा था कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई तीसरा शख्स भी हमारे पीछे आ रहा हो। मैंने बेख्तियार पलटकर अकब में देखा लेकिन वहां कोई भी नहीं था। कोठी के सेन में हर जानिब खामोशी और चांदनी का बसेरा था। सदफ ने पूछा, वहीदान क्या हुआ? कुछ नहीं। मैंने उलझनज़दा नजर से उसे देखा और एक मरतबा फिर अपने अकब में निगाह दौड़ाई। वो बोली, तुम अचानक इस तरह पलटे थे जैसे पीछे से तुम्हें किसी ने आवाज दी हो। मुझे यूं लगा था कोई हमारे पीछे आ रहा है। मैंने साफ गोई का मुजाहरा किया लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो दोबारा मेरे साथ जीप की तरफ कदम बढ़ाने लगी। वो तुम्हारा वहम होगा, बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है। मैंने कहा, हाँ वो मेरा वहम हो सकता है। मुझे हैरत है वहीदान, वो एकदम गहरी संजीदा हो गई। तुम जैसा पुरस्रार अजूबा शख्स भी वहम में मुब्तला हो सकता है। मैं समझ गया वो मुझे घेरने की कोशिश कर रही थी। तुमने मुझ में ऐसी कौन सी पुरस्रार और अजीब बात देखी है? जब बचाव की कोई सूरत नजर ना आई तो मैंने उसी से इस्तफसार कर डाला। वो तो पहले ही बरी बैठी थी। मैंने इस्तफसार ने उसके जब्त के बंधन खोल दिए। उसने जीप के बैक व्यू मिरर में जो हैरतनाक मंदिर देखे उन्हें दोहराया था। फिर एक लम्हे को सांस लेने के लिए रुकी और पूछा, इन वाकयात को क्या समझू वहीदान? अब ये ना कह देना कि वो सब मेरी नजर का धोखा था। वो तुम्हारी नजर का धोखा नहीं था सद्दफ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। चलो आराम से गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। हम दोनों खामोश खड़ी निशान पेट्रोल में आकर बैठ गए। मैंने मुख्तसरन मगर जामी अल्फाज में सद्दफ को शाओलिन टेम्पल में अपनी मार्शल आर्ट्स की तरबियत के बारे में बताया। वो हैरत और दिलचस्पी से मेरी कहानी सुनती रही। वो खुद भी मार्शल आर्ट्स की माहिर थी, इसलिए भी ये मौजू से ज्यादा कशिश कर रहा था। दुनिया का एक कोई स्टूडेंट या मास्टर नहीं जो शाओलिन टेम्पल से ना वाकिफ हो। हर मार्शल आर्ट्स का ये ख्वाब है कि उसे शाओलिन टेम्पल नामी उस सबसे बड़ी मुस्तनद तरबियत गाह से फैज़ याब होने का मौका मिले, लेकिन ये सादत खुशकिस्मती ही से हाथ आती है। तो तुमने चीनी कुंग-फू शाओलिन टेम्पल से सीखा है? वो हैरत भरी आवाज में बोली। जब भी मैं कहूँ तुम्हारी मूवमेंट्स में इतनी परफेक्शन क्यों है?
मैंने कहा, शाओलिन टेम्पल में सिखाया जाने वाला कुंग फू दर हकीकत शाओलिन कुंग फू कहलाता है, जिसकी बुनियाद जानवरों की लड़ाई के अंदाज पर रखी गई है। शाओलिन कुंग फू की तरबियत सिर्फ काबिल एतमाद और अहल स्टूडेंट ही को दी जाती है। तो तुम वहां भी अपने मास्टर्स की आंख का तारा रही हो, सदफ ने कहा। तुम्हारी दास्तान के खुलासे से तो मैंने यही नतीजा अखज किया है। मैंने कहा, तुम ऐसा नतीजा अखज करने में हक बजानिब हो। शाओलिन टेम्पल में मुझे 2 वजूहात की बिना पर बहुत अहमियत दी गई थी। अज़ां बाद मैंने खुद को इस सलूक का हकदार भी साबित कर दिया। और वो 2 वजूहात कौन सी हैं? मैंने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, पहली वजह तो ये कि मेरे उस्ताद मोहतरम महाराज वांग विंग जाए ने मुझे बैंकॉक से शाओलिन टेम्पल भेजने का खास एहतमाम किया था। मैं बैंकॉक में महाराज के जिम्नाजियम में रहते हुए आम बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और मुए थाई बॉक्सिंग की तरबियत ले चुका था। मुए थाई बॉक्सिंग थाईलैंड का मारूफ मार्शल आर्ट है। महाराज ने मुझ में कोई खास बात नोट की और फैसला किया कि वो मुझे अपने उस्ताद मास्टर हैंग भाई के पास शाओलिन टेम्पल भेजेंगे। हैंग भाई उस वक्त शाओलिन टेम्पल का सबसे बड़ा मास्टर था और वहाँ इंतजाम और इंसराम उसी के इशारे पर चलता था। इसी हवाले से वो मेरा दादा उस्ताद था। मैं एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुका, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए कहा, और दूसरी वजह यह कि मैंने शाओलिन टेम्पल में पहुंचकर मास्टर्स को अपने फन की सच्चाई से मुतासर कर लिया था। पहले मुझे आम छोटे मास्टर्स के हवाले किया गया, लेकिन थोड़ी देर से बाद मास्टर हैंग पाई बराह रास्त मुझे तरबियत देने लगा। मैंने उसी ग्रैंड मास्टर से कुंग फू, योगा और ची की खुसूसी तरबियत हासिल की। मैं अचानक खामोश हो गया, फिर दिल गिरफ्तार लहजे में कहा, अफसोस के मेरे उस्ताद महाराज वांग विंग जाए और दादा उस्ताद मास्टर हैंग पाई अब इस दुनिया में बाकी नहीं रहे। मैं अपने हकीकी वालदैन से तो बचपन ही में महरूम हो गया था और अब रूहानी वालदैन का साया भी मेरे सर पर नहीं रहा। वो चंद लम्हे खामोशी से मुझे देखती रही। इन अफसुर्दा लम्हात में उसने मेरे निजी मामलात को नहीं छेड़ा और संजीदगी से बोली, पुलिसरार को वो ची के बारे में मुझे कुछ तफसील बताओ। मैंने जीप के हवाले से थोड़ी देर पहले ची का जो मुजाहरा देखा वो नाकाबिले यकीन और सनसनी खेज है। मुझे भी इस पर हैरत है। मैंने कहा, शायद ची के एडवांस मशकों की बदौलत मैं इसकी कोई अरफे शक्ल हासिल कर रहा हूँ। छोटे मोटे तजर्बात तो पहले भी होते रहते हैं, लेकिन आज तो हद ही हो गई। क्या तुम कुंग फू के साथ साथ मुझे ची की तरबियत भी दोगे? सदफ की सवाल ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया और बेसाख्ता मेरे लबों से फिसल गया। उसे भी बहुत शौक था ये सब कुछ सीखने का। तुम किसका जिक्र कर रहे हो वहीदान? वो संजीदगी से मुझे देखने लगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो संभल कर जल्दी से बोला, मैं किसी खास शख्स का जिक्र नहीं कर रहा। जी ऐसा दिलचस्प मौजू है कि हर कोई इसे हासिल करने का ख्वाह नजर आता है। तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। वो टटोलती हुई नजरों से मुझे देखते हुए बोली, तुम्हारी आंखें जबान का साथ नहीं दे रही। तुम यकीनन किसी खास हस्ती का जिक्र करने वाले थे, ऐसी हस्ती जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती हो। अब तुम बात को बदल कर मुझे मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हो। क्या मैं गलत कह रही हूँ? मैं बेख्याली में साहिल का जिक्र करने वाला था। एहतियात के बावजूद भी इस वक्त मैं साहिल का जिक्र कर बैठा था। साहिल को भी मार्शल आर्ट्स और ची की तरबियत का बहुत शौक था, बल्कि मैं उसकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी। कराची में इम्तियाज अली के फ्लैट में क्याम के दौरान में एक रोज आला सुबह हिल पार्क में मैंने उसे इस सिलसिले में एक तवील और मालूमात से भरपूर लेक्चर दिया था। ची की बेदारी के सिलसिले में इब्तदाई मशक अपनी निगरानी में कराई थी। फिर इससे पहले कि मैं उसे मजीद कुछ सिखाता, वक्त के दस्ते जुल्म ने उसे मुझसे जुदा कर दिया। मैं साहिल की तलाश में दिन रात अंगारों पर लौट रहा था और अब मेरी मंजिल मुझसे चंद घंटों के फासले पर रह गई थी। तुलुए आफ्ताब के साथ ही मुझे सैयदपुर रवाना हो जाना था और रखा वाली सैयदपुर से चंद मिनट की दूरी पर था, जहाँ मेरी रूह, मेरी जाने तमन्ना साहिल एक जाबर शख्स के कब्जे में थी। मैं बेसाख्ता साहिल के बारे में सोच रहा था। ये अंदरून और बैरून का मामला भी अजीब होता है। हम बैरूनी चीज़ों के बारे में साख्ता सोचते हैं, हमारी सोच में इरादे का दखल होता है और ये खुद साख्ता अमल होता है, लेकिन अंदरूनी मामलात में हमें अपनी सोच और अमल पर इख्तियार नहीं होता। हम बेसाख्ता हरकत करते हैं, इसके लिए नीयत बांधने की जरूरत पड़ती है और ना ही इरादे की। साहिल मेरे अंदरून के एक एक गोशे पर काबिज थी। उसका एहसास मेरी सांस में बसा रहता था और मेरा तस्वुर उसके बारे में महकता था। लेकिन मैं भी एक इंसान था और इंसान अपने फितरी मुतालबात से मजबूर होता है। ये तकाज़े नजरअंदाज करने के लिए हद दर्जा बेहिसी की जरूरत होती है और मैं एक दर्जा भी बेहिस नहीं था। मेरे हवास खम से फाल थे। मैं छूने वाली शय को छूना और देखने वाली चीज को देखना चाहता था। मैं अपनी कुव्वत शामों को आजमाना चाहता था, कुव्वत गोयाई और कुव्वत जायका को परखना बरतना चाहता था। और इन सब जाना के लिए साहिल की जरूरत थी। मुजस्सम साहिल जो मेरे इख्तियार में हो। हिजर के करब और वसल के सुरूर से वही लोग आशना हैं जो कभी इन कैफियत से गुजरे हों।